हेलो दोस्तों, मैं एम.आर. माली आप सभी का मगाराम माली ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी हाल में एनडीए का जो पेपर हुआ है, उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे और उसमें से हम उन पॉइंटों को डिस्कस करेंगे जो हमारे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक हैं। तो हम केवल जो जनरल नॉलेज संबंधी जो पर्सन है उन्हीं को हम कवर करेंगे। डिस्कशन को आरंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो बच्चे पूछते हैं कि हमें कितने जो मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, तो मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने से पहले आप ये सोचो कि आपको किसको क्रैक करना है। यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आप यूपीएससी के से संबंधित जो प्रश्न पेपर है उनको मॉक टेस्ट के रूप में लगाओ। यानी कि जो एनडीए के जो पेपर हुआ अभी, इसके अलावा जो सीडीएस का जो पेपर हुआ है, इसके अलावा जो इससे पहले जो जो और भी जो पेपर हुए उन पेपरों को लगाओ। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो क्या है। क्योंकि अभी जो यूपीएससी जो प्रश्न पूछ रही है वो ज़्यादा कोर वाला जो टॉपिक है उसको फोकस कर रही है, मतलब कि जो स्टैटिक जो पार्ट है उसको फोकस कर रही है। और कैसे स्टैटिक्स पार्ट को फोकस करिए तो हम देखेंगे। तो मेरी बताऊं तो मैंने 2022 में कम से कम जो 50 जो टेस्ट लगाए थे मॉक टेस्ट, उनमें से एक भी जो सवाल है एग्ज़ाम में नहीं मिला। इसकी बजाय मैंने जो लगाए थे, जो एनडीए का जो पेपर सॉल्व किया था, इसके अलावा जो सीडीएस का जो पेपर सॉल्व किया था, उससे मुझे 4-5% डायरेक्ट इसमें से मिल गए थे। इसकी बजाय कि मैंने जो कोचिंग के लगाए थे उसमें से नई जो प्रश्न मिले। तो मेरा कहना यही है कि अभी जो ये एनडीए का जो पेपर हुआ अप्रैल में हुआ है, तो इसमें जो अप्रैल से पहले का जितना भी जो करंट अफेयर वो इसमें कवर हो गया है। यानी उससे संबंधित कौन कौन से जो टॉपिक हैं जो यूपीएससी के रडार पर है, तो उनके ऊपर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। तब उन टॉपिकों को तैयार कर दो करंट से संबंधित, और जो इनमें जो प्रश्न पूछे गए उनसे संबंधित जो टॉपिक उनको तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो जो हमारे लिए कौन सा जो पर्सन है जो यूपीएससी अपना जो सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट में ये देखें तो ये प्रश्न पूछा गया 58। तो 58 वाला जो प्रश्न क्या कहता है, ये भी समाचार में रहा था। अनुच्छेद 351 जो क है अभी समाचार में रहा था, तो उसी के ऊपर पूछा गया है। और ये प्रश्न कह रहा है कि जो हमारी जो संसद है वो कोई अधिनियम पारित करती है, तो वो अधिनियम जो नागालैंड जो राज्य है वहाँ पर वो एज इट इज़ लागू होगा या उसमें कुछ संशोधन के बाद लागू होगा। तो इसका जो कौन सा उत्तर हो सकता है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो चार जो ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, इसमें आप देखेंगे ना तो जो 3 जो ऑप्शन है वो एक दिशा में जा रहे हैं और एक जो ऑप्शन है वो एक दिशा में जा रहा है। और आपने लक्ष्मीकांत को यदि अच्छे से पढ़ा है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो लक्ष्मीकांत में ये स्पष्टली दिया हुआ है कि जो नागालैंड की जो अन्य राज्यों के साथ सीमाएं, तो यानी मतलब कि जो राज्य की जो सीमाओं में जो परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो संसद के पास में, और संसद जो भी निर्णय लेगी वो अंतिम निर्णय होगा। इसमें जो राज्य की कोई जो है सहमति या राज्य यदि इनकार भी करे तो भी जो संसद जो आएगी वो होगा। मतलब राज्य की सीमाओं में बदलाव है राज्य के नाम से संबंधित, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगी कि ये इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा जो है जो सीआर है वो कट जाएगा, यानी जो 4 जो ऑप्शन है वो कट जाएगा। और यूपीएससी में हम देखें तो यूपीएससी में जो आ रहा है 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही वाले जो ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम यहाँ से एक को काट दिया जो इसकी सीमाओं के बारे में बात कहता है। तो सीमाओं संबंधित जो अधिकार है वो तो हमारे संसद के पास है। उसके बाद में देखा जाए तो नागाओं की जो धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं संबंधी, तो हाँ इससे संबंधी कोई संसद कानून पारित करती है तो इसके लिए हम वहाँ की जो विधानसभा है वो उसको संशोधित कर सकती है, बात सही है। फिर इसी से मिलता जुलता ये कि नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया, ये भी उससे मिलता जुलता है। और जो भूमि और उसके संपत्ति स्वामित्व का जो भूमि और उसकी संपत्ति स्रोत का स्वामित्व और अंतरण संबंधी, तो ये भी इससे मिलता है। तब यूपीएससी मान लो कि इसी प्रश्न को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछेगी तो इसी को या तो घुमाकर पूछ लेगी या फिर यही ऑप्शन उसमें डायरेक्ट देकर पूछ लेगी। क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न आए भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, यानी मतलब इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसका जो उत्तर हो जाएगा सी। फिर उसके बाद में अगला देखते हैं। अगला ये पूछ रहा है, अगला क्या कह रहा है कि अगला जो प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो कहा गया है, अगला जो प्रश्न देखें यहाँ पर जो कह रहा है कि जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत मतलब के अधीन कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्हित होगा यदि वह व्यक्ति, मतलब ये कह रहा है कि जो 191 का जो अनुच्छेद उसके तहत यदि कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का यदि सदस्य चुने जाने के लिए वो निरस्त होगा, मतलब कि वो डिस्क्वालीफाई होगा। तो किस आधार पर डिस्क्वालीफाई होगा, तो इसमें कह रहा है भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, जहाँ वो डिस्क्वालीफाई होगा। इसके अलावा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो डिस्क्वालीफाई होगा। हाँ ये बात सही है। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन सही हैं। और इससे संबंधित एक और आर्टिकल 102 वो भी आपको देख लेना, उसमें जो राष्ट्रपति है वो सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है, उससे संबंधित जो प्रावधान, तो इससे मिलता जुलता वो भी प्रावधान आप देख लेना। इसमें जो है दोनों सही हो जाएगा, मतलब इसका जो ऑप्शन कौन सा होगा,
तो इसका जो ऑप्शन होगा सी, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, बराबर। फिर उसके बाद में अगला जो प्रश्न आता है, अगला जो है अगला जो 60 है। अब इसके ऊपर जो अभी हाल ही में जो CDS का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस CDS के एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। अभी जो CDS का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस CDS के एग्ज़ाम में भी इस तरह का जो प्रश्न पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो घोषणा है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि CDS का भी तो अभी हुआ है, तो इसमें भी प्रश्न पूछा है। और अभी जो ये NDA का जो प्रश्न हुआ उसी में भी ये पूछा है। तो इसका मतलब है कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम में आने की संभावना है। तो इसमें देखेंगे तो मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी, तो ये हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में हुई थी, यानी 1948 में हुई थी। फिर उसके बाद में जो महिलाओं के प्रति जो भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर जो अभिसमय हुआ था, जो कन्वेंशन हुआ था महिलाओं संबंधी, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1979 में हुआ था। फिर उसके बाद में जो आर्थिक, जो सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी जो अंतर्राष्ट्रीय जो संविधा थी, ये कब हुई थी? ये 1966 में हुई थी। और शरणार्थियों पर जो अभिसमय जो कन्वेंशन हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन जो बनता है, मतलब इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा यहाँ पर ए होगा। क्यों? क्योंकि जो पहला आ जाएगा उसके बाद में जो स्वतः आ जाएगा, क्योंकि 1966 में पहला 1948 में हुआ, फिर 1966 में हुआ, ये 1966 वाला हो जाएगा। और इसके बाद में जो है मतलब कि ऊपर पहला वाला कौन सा था? पहला वाला था 1948, फिर उसके बाद में ये 1951, फिर उसके बाद में जो तीसरा है तो ये 1966 है, और जो दूसरा है तो वो कौन सा? 1979 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो ए। फिर उसके बाद में जो अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न आता है 61। अगला जो 61 है, ये भी प्रश्न बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। अब इसमें आपको लॉजिक लगाना है। ये जो प्रश्न है ये भी बहुत अच्छा, एकदम अच्छा प्रश्न है। इसमें जो पूछ रहा है कि जो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना, इस तरह का जो यूपीएससी ने जो हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी पूछे हैं, जो पहले, इसमें कह रहा है कि नहीं है, मतलब जो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना की लक्ष्यों के संबंध में सही नहीं है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये जो A, B और D, ये एक दिशा की बात कर रहा है, मतलब ए की जो टॉपिक है उसके ऑप्शन है। जैसे कि ये कह रहा है आधारभूत और भारी उद्योग सेक्टर का विकास करना, तो ये भी उद्योगों के विकास की बात कह रहा है। फिर उद्योगों के विकास में तो रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, भाई उद्योगों का विकास होगा तो रोजगार के अवसरों का विकास होगा, रोजगार के अवसरों का विकास होगा तो इससे जो हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो ये जो सी है, ये कह रहा है उपभोक्ता जो वस्तु सेक्टर का विस्तार करना, ये जो अलग है उपभोक्ता वस्तु सेक्टर की बात कर रहा है। जबकि ये यहाँ पर क्या कह रहा है, जो आधारभूत जो और जो भारी जो उद्योग सेक्टर की बात कर रहा है, इसमें जो हो जाएगा सी, कि जो सी है वो सही नहीं है, बराबर। फिर उसके बाद में अगला जो है 62 में देखें तो 62 में कह रहा है कि जो भारत में लगभग जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जो शहरी केंद्रों का, यहाँ पर जो कह रहा है कि जो भारत में लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शहरी केंद्रों के उद्भव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो शहरों का जो विकास हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि उन सभी का जो विकास है वो महाजनपदों की राजधानियों से दूर हुआ था। कह रहा है उन सभी का विकास महाजनपदों की जो राजधानी थी उनसे दूर हुआ था। तो ये गलत है, उनसे दूर नहीं हुआ था, उनके आसपास। क्योंकि आप लॉजिक भी लगाएंगे ना, तो जो नगर जो विकसित हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, या तो महाजनपदों के आसपास हुए थे या फिर जो महाजनपदों के अंदर हुए थे। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। फिर दूसरा कह रहा है कि प्रमुख नगर जो आवागमन मार्गों पर स्थित थे। तो ये बात तो सही है कि जो प्रमुख जो नगर थे वो आवागमन के जो मार्ग थे, यानी जो रास्ते था जहाँ से व्यापार वगैरह होते थे, वहाँ पर विकसित हुए थे, बात सही है। इनमें से अनेक जो वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और जो राजनीतिक गतिविधियों के बड़े केंद्र थे, तो ये भी बात सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है। अब जो यूपीएससी में जो पूछा जा रहा था ऑप्शन अलग, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही दिया। ये जो एनडीए में भी जो पूछा जा रहा है इस तरह का, तो यहाँ से हम कह सकेंगे कौन से 2 सही है, क्योंकि एक तो गलत हो गया था, 2 सही है। तो इसमें जो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसके बाद में ये जो यूपीएससी में जो पूछा गया था उसी तरह का जो प्रश्न है। यूपीएससी में हमारे जो यूपीएससी में जो पूछा गया था उसी तरह का ये प्रश्न है। इसमें देखें तो क्या कह रहा है कि जो भारतीय शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रारंभिक जो शिलालेख थे वो संस्कृत में थे। तो हम कह सकते हैं कि जो शिलालेखों की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी, तो शिलालेखों की जो शुरुआत है वो मौर्य शासनकाल से हुई थी। तो मौर्य शासनकाल से हुई थी, तो मौर्य काल की जो भाषा कौन थी, तो मौर्य काल की जो भाषा जो मौर्य काल के समय जो अभिलेख लिखे गए थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो इस आधार पर हमारा जो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला जो ऑप्शन, और वो यूपीएससी में जो पूछे जा रहे उसी तरह से ऑप्शन दिए 1 2 3। तो ये तो पहला ऑप्शन क्या हो गया कि जो संस्कृत के नहीं थे, क्योंकि संस्कृत तो जो ग्रंथों में लिखी जाती थी, बाकी जो शिलालेख जो लिखे गए थे वो तो आरंभ में प्राकृत में लिखे गए थे। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जो
पश्चिमोत्तर के शिलालेखों में प्रयुक्त ख्रोष्टी लिपि को उस क्षेत्र पर शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं के सिक्कों की सहायता से पढ़ा जाता था। तो ये बात तो सही है, क्यों? क्योंकि अभी हम वर्तमान में देखेंगे तो हम जो अंग्रेजी पढ़ते हैं तो इसके लिए हमें ग्रामर का सहारा लेना पड़ता है। तो ग्रामर के लिए स्पेसिफिक क्या होती है, हमें बुकें मिलती है, तो हम बुकों को आधार बनाकर हम जो इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसी आधार पर ये ऑप्शन देखें तो सही हो जाएगा। हाँ, ये सही है। फिर तीसरा क्या कह रहा है कि अधिकांश जो शिलालेखों में जो भव्य और अनन्य घटनाओं का उल्लेख है और सामान्य कृषि पद्धतियों का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अधिकांश मतलब मोस्ट, मान लो कि जो 100 अभिलेख है उनमें से जो 80 जो अभिलेख है, उन 80 अभिलेखों में जो भव्य और जो अनन्य जो घटनाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है, और जो सामान्य जो कृषि पद्धतियाँ हैं यानी जो कृषि से संबंधित जो जनरल जो बातें उनका उल्लेख नहीं है। तो ये बात सही है, क्योंकि जो जनरल बातें तो वो तो शिलालेखों में नहीं लिखी जाएगी, जो कृषि से संबंधित अच्छी अच्छी बातें होगी या फिर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उन्हीं को लिखा जाएगा। तो इस आधार पर देखेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन सही है। तो 63 में क्या हो जाएगा, तो 63 में देखेंगे तो 63 में 2 सही हो जाएगा, यानी बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला जो ये 65। अब ये जो प्रश्न है 65 वाला, तो ये यूपीएससी में पूछा हुआ है। हमारा जो सिविल सर्विसेज जो एग्जाम होता है उसके अंतर्गत शायद तक 2021 या 22 के पेपर में पूछा हुआ है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, जो यूपीएससी डायरेक्ट यहाँ पर पूछ लिया, यानी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पूछा गया है। और ये पूछ रहा है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट के जो अनिवार्य जो घटक कौन कौन से। तो जो पोर्टलैंड जो सीमेंट जो बनता है वो बालू से बनता है, चूना से बनता है और मिट्टी से बनता है, क्योंकि ये हमारे जो सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा हुआ है और संभावना है कि वहाँ से भी कॉपी करेगा तो ये प्रश्न वहाँ से बनने की संभावना है। तो ये हमें ध्यान रखना कि जो पोर्टलैंड जो सीमेंट है वो बालू है, चूना है और मिट्टी जो इससे बना हुआ था, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी संभावना बढ़ जाती है कि पूछने की। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला जो हमारा जो है ये तो ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा जो आता है ये, इसके बाद में आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा के बारे में। अब आपको इसमें मज़ेदार बात बताऊँ तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन की जो आंसर की आई उसमें इस ऑप्शन को सही माना गया है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है? ये ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है ये लगभग 180 यामोत्तर है। तो ये बात तो सही, यहाँ तक तो सही है कि ये लगभग 180 यामोत्तर है, ये बात तो सही है। जो अटलांटिक महासागर से घिरे भू क्षेत्र से दूर रहने के लिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कह रहा है अटलांटिक महासागर से घिरे जो भू क्षेत्र उससे दूर रहने के लिए थोड़ा सा पूर्व और जो पश्चिम की ओर विचलन करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्यों? पहली बात तो जो है कि जो अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ जो भूलैंड है, तो अटलांटिक महासागर से कौन सा भूलैंड घिरा हुआ है? तो हमारा जो अमेरिका का जो भूलैंड घिरा हुआ है, अमेरिका का घिरा हुआ है। इसके अलावा जो हमारा जो एशिया वाला जो भूलैंड घिरा हुआ है, बराबर। तो ये कह रहा है कि जो अटलांटिक जो महासागर से घिरा हुआ है, जो अटलांटिक के जो बीच में घिरा हुआ, मतलब कि जो कहीं के वो बीच में हो जाएगा। लेकिन ये जो थोड़ी जो इधर उधर मुड़ने का जो कारण क्या है कि मान लो जो रूस का जो एरिया वहाँ पर पड़ता था, यदि वो रूस के बीच में से निकल जाए तो रूस में 2 टाइम हो जाएगा, मतलब रूस के जो पूर्व का हो जाएगा, जो रूस है रूस के 2 टाइम हो जाएगा, मतलब कि 2 डेट हो जाएगी। तो इसलिए रूस ने कहा कि भाई ये हमारे यहाँ से ना निकले, समुद्र के बीच में से रखे, इसी बीच में वहाँ पर वो टर्न लिया है। तो टर्न लेने के पीछे कारण क्या है कि किसी देश के भूलैंड से गुजरेगी तो वहाँ पर 2 समय रेखा 2 जो टाइम हो जाएगा, मतलब कि 2 डेट हो जाएगी। इधर जाएंगे तो पहले हो जाएगा और इधर जाएंगे तो पीछे हो जाएगा। तो इसलिए जो ये ऑप्शन है गलत हो जाए, इसलिए उसको लाइन को जिग जिग किया गया है। तो यहाँ पर जो अटलांटिक वाली जो बात है, तो अटलांटिक वाली जो बात है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि अटलांटिक से घिरा हुआ भूलैंड इसमें पड़ता ही नहीं, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर जो रूस का जो पार्ट है, रूस के पार्ट के जो बीच में से निकल रही थी, इसलिए उसको टर्न दिया गया था। फिर आगे जाएंगे तो वहाँ पर जो प्रशांत महासागर कुछ जो द्वीपीय जो देश है, तो उन द्वीपीय देशों ने भी कहा कि भाई हमारे बीच में से निकलेंगे तो हमारे जो देश के अंदर 2 डेटे हो जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा मोड़ा गया। तो इस आधार पर ये गलत हो गया। और जो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट सही है कि इस रेखा की पूर्व दिशा की तिथि पश्चिम की तुलना में जो 24 घंटे जो पहले, तो ये ऑप्शन सही है। तो इसमें जो 2 है, इस ऑप्शन में जो है बी सही है, इस ऑप्शन में बी सही है। और अंतिम जो निर्णय तो वो यूपीएससी देगी कि इसका जो मेन जो क्या हो सकता है, मतलब जो कौन सा सही होगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो इसमें बी सही होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो कोचिंगों ने दोनों सही दिया है, तो अब वो यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करेगा, यूपीएससी किसको सही मानती। अब ये जो ध्रुवीय ज्योति वाला जो प्रश्न है ना, ये करंट अफेयर से आया है। इस ध्रुवीय ज्योति वाला जो प्रश्न है वो करंट अफेयर से पूछा गया है। अब इस ध्रुवीय ज्योति वाले को अभी कवर कर लेते हैं, क्योंकि ध्रुवीय ज्योति संबंधी जो यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। 2022 में जो प्रश्न आया था, इसमें जो सौर जो फ्लोवर के बारे में पूछा गया, मतलब जो सौर जो पवन है उसके बारे में पूछा हुआ है, तो इससे वो पूछा हुआ, तो इसमें भी जो संभावना बनती है कि ये पूछ सकता है यूपीएससी। तो इसको आप ध्यान से देख लेना और इसको पढ़ लेना। इसमें जो तीनों सही है, कैसे तीनों सही है, यहाँ पर कह रहा है कि जो सौर पवन पृथ्वी के वायुमंडल में पहुँचने के
पश्चात दोनों चुंबकीय ध्रुवों की ओर निर्देशित हो जाती हैं और रंगीन जो प्रकाश का प्रदर्शन रात्रि को आकाश में दिखाई देता है। तो ये बात तो सही है कि जो सौर पवन जो पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने के पश्चात दोनों चुंबकीय ध्रुवों की ओर निर्देशित होती है। मतलब कि जो सूर्य की जो पवन है वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद हमारे जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है उनकी ओर वो बढ़ जाती है, जिसके कारण वहाँ पर जो एक रंगीन प्रकाश की तरफ दिखाई देता है। ये बात तो सही है। दूसरा कह रहा है कि ये कण वायुमंडल की विभिन्न गैसों में से अनन्यो क्रिया करते हैं और प्रत्येक गैस एक विशेष रंग से उद्दीपित हो जाती है। तो ये बात भी सही है कि इसमें ये जो सौर जो प्रकाश आती है ये हमारे वायुमंडल में जो फैले हुए जो कण हैं उन कणों के साथ परस्पर क्रिया करती है और क्रिया करने के कारण एक विशेष प्रकार की जो गैस एक विशेष प्रकार का जो रंग है वो उत्पन्न करती है। तो ये बात भी जो सही है। और ये जो तीसरा जो प्रश्न है नहीं, इस प्रश्न को पूछने का जो कारण यही है क्योंकि जो अप्रैल 2023 में जो लद्दाख है उस लद्दाख के जो हानेले हैं स्थित जो भारतीय जो खगोल वेधशाला द्वारा भारत में रात्रि के आकाश में ध्रुवीय ज्योति का चित्र लिया गया था। तो इसी कारण इस प्रश्न को जो पूछा गया था। तो इसमें जो है कि दोनों मतलब कि इसमें जो तीनों सही है, तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। फिर उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगला जो है 70 हो गया। उसके बाद 71 फिर कह रहा है कि जो सापाकार जो टिब्बा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सापाकार जो टिब्बा है उनके संबंध में कह रहा है ये बालू का अर्धचंद्राकार टीला है जो मरुस्थल में वायु के लगातार एक ही दिशा में बहने से निक्षेपित होता है। तो हाँ, बात तो सही है कि जो मरुस्थल वाला जो एरिया है उस मरुस्थल वाले में जो वायु एक जगह पर प्रहार करती है तो वहाँ पर एक गड्ढा पड़ जाता है। जो वहाँ जहाँ पर वायु लगातार प्रहार करती है तो वहाँ पर एक गड्ढा पड़ जाता है और उस गड्ढे के कारण वहाँ पर एक जो गड्ढा बनता है, उस गड्ढे में जो दोनों साइड से वहाँ से जो मिट्टी है वो बाहर निकलती है। तो पहला जो पॉइंट तो सही है। फिर दूसरा कह रहा है कि पवनाभिमुख पक्ष की ढाल उत्तल खड़ी होती है एवं अधिकतम जो ऊंचाई इसकी मध्यम होती था। इसका बात सही है कि जो जहाँ पर ये हवा का जो प्रहार बीच में होता है तो वहाँ पर गड्ढा बड़ा होता है, बाकी जो साइड के जो सिरे होते हैं वहाँ पर कम गड्ढा होता है। तो ये बात भी सही है। फिर कह रहा है कि जो सापाकार टिब्बे के दोनों शोर सुरंग कहलाते हैं। जो दोनों जो शोर है मतलब कि जो जहाँ पर बीच में हवा प्रहार करती थी उसके थोड़ा जो राइट और लेफ्ट जाएंगे तो वहाँ पर एक पतली सी जो किनारा बनता है तो उन्हें सुरंग कहा जाता है। और ये पवन के बहने की दिशा के विपरीत दिशा की ओर संकेतित करते हैं। मतलब उनका जो मुंह होता है वो पीछे की ओर होता है। जैसे हवा प्रहार करेगी तो वहाँ से जो रेत निकलेगी तो उनका जो मुंह किधर होगा, पीछे की ओर होगा। तो विपरीत दिशा में कहाँ पर है भाई, हवा जिस दिशा में हवा जा रही है उसी दिशा में तो वो मुड़ रहे हैं ना, कि विपरीत दिशा में तो हवा के सामने और मुड़ना चाहिए था। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 और 2 हो जाएगा, यानी हमारे इसमें बी हो जाएगा। बी इसका जो ऑप्शन है वो सही है। फिर उसके बाद में ये अब जैसे कि ये जो रेगर जो मृदा है, ये जो प्रश्न आया रेगर जो मृदा के बारे में, तो रेगर मृदा के बारे में जो है वो CDS में भी पूछा गया है और ये जो NDA के जो एग्जाम में भी पूछा गया, इवन हमारी जो UPSC के जो एग्जाम में 2021 में भी रेगर मृदा के ऊपर आया है। तो इस बार जो संभावना है कि UPSC भी जो हमारे जो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वहाँ पर जो काली मिट्टी पर जो फुल फ्लैश प्रश्न पूछने की संभावना है, पूरा जो प्रश्न पूछ सकती है। तो यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि ये हल्के रंग की और चिकनी और उर्वर मृदा होती है। तो पहला पॉइंट है कि जो ये कह रहा है चिकनी होती है और इनका जो हल्का रंग होता है। भाई जो रेगर जो मृदा या जो काली जो मिट्टी है वो किससे बनती है, तो जो बेसाल्टिक जो चट्टान है उन बेसाल्टिक चट्टानों के शरण से बनती है। और बेसाल्टिक जो चट्टानें होती है कैसी होती है, ब्लैक होती है। तो फिर हल्का रंग कहाँ पर है, उनका तो गाढ़ा रंग होता है। दूसरा है कि चिकनी, ये चिकनी नहीं होती क्योंकि ये इनके बड़े बड़े कण होते हैं, बड़े बड़े कण होते हैं। चिकनी मिट्टी किससे बनेगी, जो पानी में लगातार धुलती रहेगी तो वो चिकनी बनेगी। तो ये तो चिकनी नहीं है। और वैसे भी ये जो विशेषता है ना, ये जलोढ़ मिट्टी की विशेषता के अंतर्गत शामिल होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ये उष्ण और आर्द्र परिस्थितियों के कारण जो दक्कनी जो चट्टानी जो लावा पर विकसित हुई है। तो हाँ भाई, जो दक्षिण भारत में जो ज्वालामुखी जो उद्गार हुआ है तो उससे जो बेसाल्टिक जो चट्टानें बनी, उन बेसाल्टिक चट्टानों का जो वहाँ की जो तापमान है, वहाँ की जो आर्द्रता है, उनके कारण उनका जो शरण हुआ और शरण से ये चट्टानें विकसित हुई। तो 2 हमारा जो सही है। फिर कह रहा है इस मृदा में व्यापक रूप से कपास की खेती की जाती है। तो UPSC का बहुत ही फेवरेट स्टेटमेंट है, बार बार इसको पूछती है। तो इसमें 72 में कौन सा हो जाएगा, 72 में हो जाएगा 2 और 3। और वो ऑप्शन वाला भी देखेंगे 1, 2, 3 में, तो इसमें भी ये हमारा जो हो जाएगा बी। फिर उसके बाद में अगला जो है अगला ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि जो मेघों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो मेघों के बारे में कह रहा है कि मेघों को ऊंचाई और उनके रूप के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
तो ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया। तो ये बात सही है कि जो जो मेघ है उन मेघों को जो ऊंचाई और उनके जो रूप के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है, तो ये बात भी सही है। दूसरा कह रहा है ऊंचाई के अनुसार उन्हें उस मध्य और निम्न मेघों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि जो सबसे ऊंचे जो मेघ होते हैं वो पक्षा मेघ होते हैं, जो 8,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर के बीच में पाए जाते हैं। ये बात तो सही है। फिर तीसरा कह रहा है कि जो स्त्री और वर्षा स्त्री और स्त्री जो कपासी मेघ उस मेघ कहलाते हैं। तो ये बात गलत है, क्योंकि स्त्री मेघ यानी एक स्तर वाले जो मेघ है, तो स्तर वाले जो मेघ है ऊपर नहीं बने, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर जो बनने वाले जो मेघ है वो पक्षा मेघ है, जो 8,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। इस आधार पर जो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, बराबर। और 2 ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन गलत है और 2 सही है, तो हमारा हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी जो 73 में बी हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता सौत्र में कह रहा है वाताग्र के बारे में, और ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि वाताग्र जिस क्षेत्र में गतिमान होता है वहाँ यह मौसम में धीमा बदलाव लाता है। यानी जो वाताग्र है वो जिस क्षेत्र में गतिमान होता है वहाँ ये जो मौसम में जो धीमा बदलाव लाता है। तो अब हम कहेंगे कि जो वाताग्र कहाँ पर बनते हैं, तो वाताग्र जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पर वाताग्र बनते हैं। और वाताग्र में जो 2 हवाएं वो आमने सामने आकर रुक जाती है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं रुकती। कुछ समय बाद रुकने के बाद जो या तो गर्म जो हवा है वो ठंडी हवा के ऊपर से निकल जाएगी, या फिर जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा के नीचे आक्रामक रूप से वो घुसेगी। यदि वो आक्रामक रूप से घुसेगी तो इससे वहाँ पर जो बदलाव होगा वो धीमी गति से होगा, बहुत ही तेजी गति के साथ वहाँ पर बदलाव होगा। तो इस आधार पर जो हमारा जो पहला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है कि जो शीत वाताग्र तड़ी झंझा से संबंधित होता है। तो यहाँ पर जो शीत वाताग्र होते हैं इसमें तड़ी झंझा उत्पन्न होती है। जो वहाँ पर जो है जो शीत जो वाताग्र है तो उस शीत वाताग्र से जो तड़ी झंझा उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि जो कोष्ण वाताग्र और प्रगामी कोष्ण वायु राशि एवं ठंडी वायु राशि के बीच की सीमा है, और जहाँ कोष्ण वायु ठंडी वायु के ऊपर अभिवायु होती है और उसके ऊपर उठती है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि जो 2 हवाएं आमने सामने आती हैं तो फिर उसमें जो ठंडी जो हवा है वो आक्रामक रूप से जो गर्म हवा उसके नीचे घुस जाती है, तो फिर जो ठंडी हवा जो गर्म हवा को अपने ऊपर धकेलती है। तो ये बात भी सही है। तो इसमें जो सौत्र में कौन सा हो जाएगा, तो सौत्र में हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी, जो सही हो जाएगा। ठीक है, तो सौत्र में हो जाएगा हमारा सी। फिर उसके बाद में अगला जो है सौत्र के बाद में अगला जो 75 तो 75 के बारे में देखें तो वापस जो मृदा के बारे में आया, मृदा के बारे में वापस पूछा गया। इसमें जो काली मिट्टी के बारे में वापस पूछा हुआ है, तो दूसरी बार जो काली मिट्टी के बारे में जो स्टेटमेंट आ रहा है, और स्टेटमेंट में कुछ ज़्यादा बदलाव भी नहीं किया गया। यहाँ पर कह रहा है काली कपास मृदा दक्षिणी बेसाल्टी लावा पर आर्द्र और उष्ण एवं आर्द्र परिस्थितियों के कारण विकसित हुई है। और यही जो स्टेटमेंट हमने आगे वाले प्रश्न में देखी थी, यही स्टेटमेंट वहाँ पर भी दी थी और यही स्टेटमेंट यहाँ पर भी दी हुई है। तो कैसे जो एक ही पेपर में जो स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। ठीक है, तब इसमें देखेंगे ये जो 75 है तो इस 75 में डी तीनों जो सही है। कैसे सही है, तो इसमें कह रहा है कि जिन मृदाओं में जो सोडियम और जो कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक हो और जिनका पीएच जो मान है वो 7 से अधिक हो, तो ये सारी जो मृदाएं कहलाती हैं, जो कह सकते हैं कि उसमें जो खट्टापन होता है। तो ये बात तो सही है। फिर कह रहा है कि जो काली जो कपास जो मृदा है वो दक्षिणी बेसाल्टी लावा पर उष्ण एवं आर्द्र परिस्थितियों के कारण जो विकसित हुई है। और ये स्टेटमेंट हमने पहले भी देखा, यहाँ पर भी दिया है, तो ये भी सही है। फिर इसके बाद तीसरा कह रहा है कि जो लैटराइट मृदा ऐसी सतह है जिनका गहराई से अपक्षय हो जाता है और इनमें सिलिका का जो निक्षालन हो चुका होता है। तो ये बात तो सही है कि जो लैटराइट जो मृदा है वो वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर बारिश अधिक होती है, और जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर लैटराइट मृदा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वर्षा अधिक होने के कारण जो लैटराइट मृदा के अंतर्गत जो पोषक तत्व होते हैं वो बहकर चले जाते हैं, उसके बाद में उसमें जो केवल कण बचते हैं। तो इस कारण जो है कि ये जो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डी में जो 75 में कौन सा हो जाएगा, 75 में हमारा डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो अपना अगला जो आता है घास भूमि के बारे में आता है, ग्रास लैंड के बारे में, और ये पूछ रहा है किसके बारे में ये। और इस घास लैंड के बारे में तो हमारे यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। यूपीएससी जो हमारा जो सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है वहाँ पर भी इस तरह का जो प्रश्न आया हुआ है। अब इस प्रश्न के बारे में देखें कि कौन सा इसका सही है। यहाँ पर दिया है कि जो स्टेपीज है, पियरी है, सावाना है और पंपास, इसके बारे में। तो अब हमारा जो आपका जो दायित्व बनता है कि इन सभी के बारे में देखें कि पंपास क्या है, सावाना क्या है, पियरी क्या है, स्टेपीज क्या है। तो इसके बारे में जो पूछने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये अभी जो हाईलाइट में है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जो घास भूमि है, जो ये किसके बारे में जो बात कह रहा है, तो कह रहा है कि मध्य अक्षांश जो घास भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र है जहाँ वृक्ष और झाड़ियाँ नहीं होती, मतलब जहाँ पर जो वृक्ष नहीं होते और झाड़ियाँ नहीं होते। और ये मध्य अक्षांश जो घास भूमि का तो मध्य अक्षांश में पाई जाती है। तो मध्य अक्षांश की बात कह रहा हूँ, जो सावाना है ये तो उत्तरी अमेरिका के आसपास है, ये तो मध्य अक्षांशों में नहीं पड़ती। फिर स्टेपीज है,
मतलब ये जो सावाना नहीं, ये पेरी है जो ये अमेरिका, उत्तरी जो अमेरिका के जो एरिया वहाँ पर पड़ती है, तो ये तो होगा नहीं पेरी। तो फिर इसमें सावाना बसा पंपास बना और स्टेपी जो बना है। फिर इसमें कह रहा है कि यहाँ की जलवायु की विशेषता उष्ण ग्रीष्मकाल, ठंडी शीतकाल और अपेक्षाकृत न्यून वर्षा जो मुख्यतः वसंत और ग्रीष्म ऋतु होती है। यहाँ पर जो कह रहा है कि यहाँ की जो जलवायु की जो विशेषता है कि यहाँ पर उष्ण ग्रीष्मकाल होता है, जो ग्रीष्मकाल होता है वो उष्ण होता है, यहाँ पर ज़्यादा हीट होती है, और शीतकाल बहुत ही ठंडा होता है। तो ये विशेषता किसकी? तो ये हमारे जो स्टेपीज की विशेषता है, किसकी विशेषता? स्टेपीज की है। फिर इसके अलावा जो तीसरा जो पॉइंट है, आर्द्र भूमि में घास की वृद्धि एक मोटी ऊंचाई तक या उससे अधिक होती है। जो आर्द्र जो भागों में जो घास की वृद्धि 1 मीटर ऊंचाई तक या उससे भी अधिक होती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये किसके बारे में बात कह रहा है? तो ये स्टेपीज के बारे में बात कह रहा है। किसके बारे में बात कह रहा है? तो स्टेपीज के बारे में ये बात कह रहा है। 76 हो गया। इसके बाद में अगला जो पॉइंट हमारा जो है वो 91 पर है। अगला जो प्रश्न है वो 91 पर है, 91 पर है, जनरल स्टडी से रिलेटेड। तो इस तरह से इन प्रश्नों को यदि आप सॉल्व करेंगे, इससे संबंधित इन स्टेटमेंटों को आप ध्यान रखेंगे ना, तो संभावना है कि 1-2 प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट जो यूपीएससी जो हमारे जो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वहाँ पर पूछ सकती है। तो यदि 1-2 प्रश्न भी मिल जाता है तो भी बहुत बड़ी जो बात हो जाएगी। अब आता है कि ये 19वीं सदी के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पर जो क्या कह रहा है, यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारत के साथ ब्रिटिश व्यापार अधिशेष का ये अभिप्राय है था कि भारत को ब्रिटिश निर्यात मूल्य का भारत से ब्रिटिश आयात के मूल्य से अत्यधिक था। तो ये हमारा जो इकोनॉमी पर बेस प्रश्न है, हिस्ट्री का प्रश्न, लेकिन इकोनॉमी पर बेस कह रहा है व्यापार जो अधिशेष कब होगा? तो व्यापार अधिशेष तब होगा जब भारत का जो निर्यात है वो हमारी आयात की तुलना में अधिक होगा, बराबर। तो आयात की तुलना में जो हमारा निर्यात अधिक होगा तो अधिशेष होगा। तो इस आधार पर जो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरा कह रहा है कि ब्रिटेन की उसके घाटे को संतुलित करने में जो सहायता करके भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये बात भी सही है। फिर उसके बाद में जो तीसरा क्या कह रहा है कि ब्रिटेन ने भारत में अफीम उगाई और इसे चीन को निर्यात किया, और इसीलिए 1820 के दशक के बाद कुछ समय के लिए अफीम भारत का एकल जो सबसे बड़ा निर्यात बन गया था। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि 1750 में 1750 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, और 1813 में जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार भी समाप्त कर दिया था। इस कारण जो अन्य जो ब्रिटिशर थे वो भारत में निवेश करने के लिए उनको अनुमति मिल गई थी। इसके कारण जो भारत का जो निर्यात था वो अन्य सेक्टरों में भी बढ़ा था। इस तरह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर कह रहे 19वीं शताब्दी ने भारतीय कच्चे माल के निर्यात में गिरावट और निर्मित माल में वृद्धि की थी। तो यहाँ पर जो निर्मित जो माल में वृद्धि तो हुई थी, लेकिन निर्यात में गिरावट नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि जो 19वीं शताब्दी की बात कह रहा है, मतलब 1800 के बाद की बात कह रहा है। 1800 बाद में की जो बात कह रहा है तो वही बात लागू होती कि जो 1813 के आसपास जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था समाप्त कर दिया था, और जो सभी जो ब्रिटिशर थे वो भारत में आकर निवेश कर सकते थे। इस आधार पर चौथा भी जो है वो गलत हो जाता है। तो 91 का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, मतलब कि 1 और 2 इसमें सही होंगे, 1 और 2 इसमें सही होंगे। और ये प्रश्न यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार प्रश्न पूछा गया है। ये जो 92 है ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। अब इस प्रश्न को मैं 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ से सिखाऊंगा कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए, इस प्रश्न को यानी कैसे सॉल्व किया जाए, और यूपीएससी का जो ट्रेंड है कि किस तरह से यूपीएससी का जो ट्रेंड हम पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप पहले तो नॉलेज लागू करो, नॉलेज लागू करने के बाद ये सही नहीं हो रहा है, नॉलेज लागू करने के बाद ये सही नहीं हो रहा है, तो यूपीएससी यहाँ पर खेल क्या कर रही है अभी, ये इस तरह के जितने भी जो प्रश्न पूछे इनमें सभी में इस तरह से सही किया है। इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा CR, यानी क्रॉस किया है, और इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा CR। मतलब कि जितने भी इस तरह के जो प्रश्न हैं उसमें सभी में इस तरह का जो कॉन्सेप्ट लागू किया है, इस तरह का कॉन्सेप्ट लागू किया। लेकिन हमारे जो सिविल सर्विसेज एग्जाम में इस तरह का तो प्रश्न नहीं आता, उसमें तो ये ऑप्शन जो फॉर्मेशन होता है वो इसी तरह होता है, लेकिन यहाँ पर जो आएगा 1 2 3 आएगा, तो इस तरह का जो फॉर्मेशन वहाँ पर भी लागू होगा। लेकिन ये सबसे अंतिम में पहले आप नॉलेज लागू करो, नॉलेज के बाद में नहीं हो रहा है, आप यदि ये छोड़ रहे हैं तो इसी दौरान फिर आप तुक्का लगाए, तो इस तरह से आप तुक्का लगाओ। और इस प्रश्न को देखेंगे ना तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कैसे सिंपल है? यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते होंगे तो आप मुहूर्त के बारे में जानते होंगे, क्योंकि राजस्थान में कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले एक मुहूर्त निकाला जाता है कि इस कब से जो समय शुरू किया जाए, काम जो शुरू किया, तो इस मुहूर्त का क्या हो जाएगा कि ये समय का माप है। किसका माप है? तो समय का माप है। तो मुहूर्त के बारे में हो जाएगा 2, यानी समय का माप है। फिर उसके बाद अंगुल, तो अंगुल के बारे में आपने जो पृथ्वीराज जो अश्व है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब जो पृथ्वीराज जो तीर चलाता है तब जो हमारे जो घोड़ी है वो एक सिंहासन पर बैठे होते हैं, तो उस समय सिंहासन का जो माप बताया जाता है उसमें कहा जाता है कि 8 अंगुल, यानी जो 8 अंगुल। तो 8 अंगुल का मतलब क्या होगा? तो एक माप बता रहा है, मतलब कि जो लंबाई बता रहा है, लंबाई की जो दूरी बता रहा है, तो इससे ये हो जाएगा। फिर उसके बाद पद के बारे में देखें, पद जो है हमारे हिंदी में किसे कहा जाता है? काव्य को कहा जाता है, इससे ये हो गया।
फिर उसके बाद जो ये एक जो बच जाता है रिक्ति का, तो ये क्या हो जाएगा, जो भार माप हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो जो ए के आगे 2, ए के आगे 2 और बी के आगे 1, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा ये जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस तरह से ये सभी में लागू हुआ है। तो आप इस तरह का जो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है वहाँ पर लागू कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अंतिम में लागू करो। पहले आप नॉलेज लागू करो, नॉलेज से हो रहा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर इस तरह का जो ऑप्शन करके आप कर सकते हैं, तो संभावना है कि सही होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। बाकी तो फिर उसके बाद में ये आता है 93 के बारे में भी देखें। 93 के बारे में देखें तो 93 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय इतिहास में शासकों के नाम और चित्र युक्त प्रथम जो सिक्के किसके द्वारा जारी किए थे। जो चित्र वाले जो सिक्के थे वो किसके द्वारा चलाए गए थे, तो यूनानी के द्वारा चलाए थे, हिंदी यूनानी के द्वारा चलाए थे। तो इसमें जो अब हमारी जो दायित्व क्या बनता है कि जो पुष्यपिति यानी जो हर्षवर्धन का जो वंश है उसके बारे में देखें, गुप्त वंश के बारे में देखें और मौर्य वंश के बारे में देखें, क्योंकि हाईलाइट हुआ तो इसके बारे में पूछने की संभावना बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में ये आया, अब इसमें ये भी बहुत ही सरल, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो इसका भी आंसर निकल कर आ जाएगा। कैसे निकल कर आएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो 19वीं और 20वीं शताब्दियों में, 19वीं सदी की बात कह रहा है और 20वीं शताब्दी की जो बात कह रहा है, 19वीं सदी और 20वीं शताब्दी में सामाजिक सिद्धांतकार और औद्योगिकरण और शहरीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण और नौकरशाहीकरण के उद्भव को किसकी कसौटी के रूप में बल दिया गया है, तो वो आधुनिकता के कसौटी पर जो बल दिया है। तो अब आज हम यहाँ तक ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो वीडियो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबा फिर आपको भी बोरियत फील करने लगेगा, इसलिए जो आगे का जो डिस्कशन है वो एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के जो और भी जो क्लास है वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।